अरे अब इसमें सरकार की क्या गलती? महंगाई तो हम आम आदमियों ने ही बढ़ाई है ना। अब देखिए, पहले मैं एक सूट 200 रुपये में सिलती थी, पर अब मैं 300 से कम नहीं लेती। अब देखा देखी लोग भी अपना रेट बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से धीरे धीरे महंगाई बढ़ जाती है। अब सरकार थोड़ी ना कहती है कि तुम अपना सामान सस्ते में या महंगे में बेचो। अरे बहू रानी, तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती। तुम इन नेताओं की राजनीति नहीं समझ पाओगी, किस तरह से महंगाई बढ़ाते हैं और काम करते हैं। पिताजी, आप नहीं जानते कुछ भी। आपने अपने समय में साइंस ली थी ना, तभी तो सरकारी इंजीनियर है। पर मैंने तो पॉलिटिकल ऑनर्स किया है, मुझे तो राजनीति का बहुत अच्छे से ज्ञान है, मैं सब जानती हूँ। रानी बहू, तू जैसा ज्ञानी तो इस पूरी दुनिया में नहीं है, तुझे तो सब आता है। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है और तेरे ससुर का भी दवाई खाने का समय हो गया है, थोड़ा सा खाना दे दे पहले, राजनीति की बातें हम फिर कभी। कमला की प्यारी बहुरानी को सब पता है, उसे हर चीज की नॉलेज है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कमला अपनी बहुरानी से परेशान रहती है। आखिर कमला की परेशानी के पीछे की वजह क्या थी, चलिए देखते हैं। हे भगवान, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। क्या हो रहा है इस नई सरकार की राजनीति में? अरे भगवान, हर चीज़ में सरकार को क्यों दोष देती हो? सरकार चाहे कोई सी भी आ जाए, महंगाई कम नहीं होगी। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ती जाएगी। अरे जब ये सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, महंगाई कम नहीं कर सकती, तो इतने बड़े बड़े वादे क्यों करती है? जब तक ये पार्टियां जीत नहीं जाती ना, तब तक तो यही कहती है हम महंगाई कम करेंगे, गली मोहल्ले और सड़क बनवाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं देंगे। पर जीतने के बाद देख लो। सच में माँ जी सही कहते हैं ससुर जी, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हैं। पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं, बैंकों के ना बहुत नाटक होते हैं। मैं लोन डिपार्टमेंट में जॉब कर चुकी हूँ। शादी से पहले मैं खुद लोगों को लोन दिया करती थी, और प्राइवेट नौकरी वालों को तो हमने कभी लोन दिया ही नहीं। सीधी भाषा में कहूँ तो बैंक अमीर लोगों को ही लोन देता है, गरीबों को नहीं। रानी की बातें सुनकर विनोद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपनी बहू रानी को चाह कर भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि रानी कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। रानी को हमेशा यही लगता था कि उससे ज्यादा नॉलेज उसके घर में किसी को नहीं, पर उसकी इस नॉलेज की वजह से पूरा घर परेशान था, यहाँ तक कि अतुल भी। अरे रानी, मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा, तुमने कहीं देखा क्या? अरे मैंने उसे धूप में रखा है सुखाने के लिए। आप कह रहे थे ना आपके लैपटॉप में वायरस घुस गया है। अब वायरस ऐसे तो निकलने से रहा, इसलिए मैंने उसे लाइजोल से साफ करके धूप में रख दिया सूखने के लिए। लाइजोल से वैसे ही सारे कीटाणु मर जाएंगे, पर बची कुछ जो भी वायरस होंगे ना, वो सारी धूप में खत्म हो जाएंगे। अब तो आपका लैपटॉप ठीक भी हो गया होगा, मैं अभी ला कर देती हूँ। क्या तुमने मेरा लैपटॉप लाइजोल से साफ करके उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया? अरे बेवकूफ औरत, वायरस से मेरा मतलब कीटाणु नहीं था। जैसा वायरस तुम समझ रही हो, लैपटॉप में वैसा वायरस नहीं घुसा था। हद करती हो यार, अगर किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो पूछती क्यों नहीं हो? इतना महंगा कंपनी से मिलता लैपटॉप खराब कर दिया मेरा। अरे आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? करेंगे। रानी की बेवकूफ़ी बचकानी बातों को सुनकर कमला परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो रानी की झूठी तारीफ करके कुछ समय के लिए उसे वहां से भगा देती है, क्योंकि रानी हर चीज़ में अपनी नाक घुसाने की कोशिश करती और ये जताती कि जैसे उसे हर चीज़ की नॉलेज है, जबकि ऐसा नहीं था। अब समय यूं ही बीतता है, पर घर के हर छोटे मामले में इसी तरह रानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटी की शादी सर पर आ गई है, शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचना क्या? लोन कब पास करवाओगे? इस साल शादी करवानी भी है या नहीं? अगले महीने हमारी बेटी की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और वो हॉस्टल से घर आ जाएगी, और लड़के वाले भी अब फ़ोन कर रहे हैं शादी की डेट डालने के लिए। अरे कमला, इतनी फिक्र क्यों करती हो? हमें लोन मिल जाएगा, मेरी सरकारी नौकरी रह चुकी है, सब आराम से हो जाएगा। पिताजी माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब लापरवाही करना छोड़ दीजिए। आपकी सरकारी नौकरी थी, है नहीं, अब आपको कोई भी लोन नहीं देगा। अतुल जी को लोन मिल जाता अगर उनकी भी सरकारी नौकरी होती, पर उनकी तो प्राइवेट नौकरी है। भले ही 70-80 हज़ार कमाते हैं महीने का, पर बैंक तो उन्हें लोन देता है ना जिनकी सरकारी नौकरी होती है। रानी बहू, ऐसा कुछ नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी करता है बैंक उसे भी लोन देता है, अगर उसकी सैलरी अच्छी हो। और हमारा अतुल तो बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, वैसे भी एक लोन हमारा पहले से चल रहा है। आप तो मुझे ऐसे जता रहे हो जैसे कि मैं कोई अनपढ़ गंवार हूँ, गाँव से आई हुई हूँ। अरे मैंने भी लैपटॉप कंप्यूटर देखे हैं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रही थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगली बार कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने से पहले मुझसे पूछ लेना, और मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले मुझसे उस चीज के बारे में नॉलेज ले लेना। अपनी फालतू की नॉलेज का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज की। इतना बोलकर अतुल गुस्से में वहां से चला जाता है, पर अतुल की नाराजगी और उसकी बातें सुनकर रानी को बहुत दुख होता है। बेचारी रोते हुए रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास कुछ बना रही है। माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? मुझे बता देती, मैं बना देती। हटिए, मैं बना देती हूँ। बहू जानती भी है कि मैं क्या बना रही हूँ? गोंद के लड्डू बना रही हूँ, तू नहीं बना पाएगी, आराम से बैठ जा, मैं खुद बना लूंगी।
अरे माँ जी, मेरे माँ बाप ने ना मुझे सब सिखाया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर घर संभालना तक आता है मुझे। मैं तो नौकरी भी कर सकती हूँ, पर अपने ससुराल को संभालने के लिए मैं नौकरी नहीं करती। और इसलिए अतुल जी को लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। और आपकी बातों से भी अब तो यही लगता है कि आप भी यही सोचती हैं। अरे बहू, तू तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देख, अगर तुझे गोंद के लड्डू बनाने आते हैं ना तो तू बना ले, तब तक मैं तेरे बाबूजी को उनकी चाय बनाकर दे आती हूँ। रानी की आंखों में आंसू देखकर कमला उसे संभालने की कोशिश करती है और खुद गोंद के लड्डू ना बनाकर रानी के भरोसे छोड़ जाती है। पर रानी कुछ न्यूज़पेपर में गोंद लगाकर उनको लड्डू का आकार दे देती है और उन्हें वॉलपेपर से लपेट देती है। कुछ देर बाद जब कमला नीचे आती है तो रानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने गोंद के लड्डू तैयार कर दिए हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने ये गोंद के लड्डू किस लिए बनवाए हैं और किसके लिए? अरे बहू, तूने तो बहुत जल्दी गोंद के लड्डू बना दिए। मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। वैसे हमारे सामने वाली पड़ोसन ने मांगा था, उसे नहीं आता ना बनाना। अच्छा दिखा तो, कहाँ है गोंद के लड्डू? रानी अपनी सास को गोंद के लड्डू दिखाती है और गोंद के लड्डू देखकर कमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हाथों में रानी के बने हुए गोंद के लड्डू लेकर कहती है, बहू, ये गोंद के लड्डू तूने बनाए? जी माँ जी, गोंद के लड्डू और कैसे होंगे? अगर गोंद के लड्डू में गोंद नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा कि ये लड्डू गोंद से बना है? वैसे ना इसे बनाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई। देखिए ना, पूरे हाथ में भी गोंद लग गया है। पता नहीं आप इस फालतू की चीज़ को लेकर रसोई में क्यों बैठी थी। आंटी जी से कह दो ना, अपने बेटे के लिए ऐसी एक्टिविटी खुद कर लिया करे, हमसे ना करवाएं। सही कहा बहू तूने। गलती मेरी है जो मैंने ये काम तुझे सौंपा। मैं तो भूल ही गई थी, घर में सबसे ज्यादा ज्ञान तो तेरे अंदर है। कमला चाहकर भी रानी पर ना तो गुस्सा कर पाती है और ना ही उसे बता पाती है कि गोंद के लड्डू क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। जिसके बाद कमला अपने बेटे और पति के साथ मिलकर अपनी बहू को सबक सिखाने की सोचती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और रानी को दुखी देखकर घर वाले भी कुछ कहना बंद कर देते हैं और वो रानी को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और खुद कान पकड़ लेते हैं कि उससे किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं रखेंगे। हेमंत दास पढ़े लिखे और खुले विचारों के थे। उनकी उम्र अब रिटायरमेंट की हो चली थी। एक दिन कॉलेज से लौटकर वो अपनी पत्नी रमा से कहते हैं, कुछ ही दिनों में मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि उसके पहले किशोर की शादी करवा दूं। वो भी अच्छा खासा कमा ही लेता है, खर्चा चल ही जाएगा। अरे पर शादी का खर्चा मैनेज हो जाए उतनी सेविंग है क्या भला आपके पास? मैंने भी यही सोचा, इसलिए आज ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट का एप्लीकेशन डालकर आया हूँ ऑफिस में। अरे बाबा, ये क्या गोंडोगोल करके आ गए आप? आपकी पेंशन से चल पाएगा घर? अरे रमा जी, हमारा किशोर है ना, सब संभाल लेगा वो। कुछ ही दिनों में हेमंत रिटायरमेंट ले लेता है और जान पहचान की लड़की से किशोर की शादी हो जाती है। सपना पढ़ी लिखी और बहुत ही कोमल मन की लड़की थी। वो घर को अच्छी तरह संभालती और किसी को शिकायत का एक मौका नहीं देती। एक रोज किशोर सपना से कहता है, आज शाम में मेरे ऑफिस के कलीग्स आने वाले हैं। मैंने बहुत ट्राई किया कि वो लोग किसी होटल में मीटिंग कर ले, पर पता नहीं उन्हें घर पर ही आना है। तुम संभाल लेना ना, और अगर वो लोग मुझसे इम्प्रेस हो गए ना तो मेरा प्रमोशन पक्का। शाम के वक्त जब किशोर अपने क्लाइंट्स के साथ घर पहुंचता है तो घर की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सपना अभी तक रात के खाने की ही तैयारी कर रही थी। उसके सर पर सत्ता लगा हुआ था, घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। ये सब देखकर किशोर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आई एम रियली सॉरी सर, आप बैठिए, मैं अभी टेबल रेडी करवाता हूँ। इट्स ओके किशोर, आई गेस आप अपने घर पर हमारे आने की इन्फॉर्मेशन देना शायद भूल गए होंगे। यू नीड टू बी अ बिट मोर प्रोफेशनल किशोर। फिलहाल तो चलते हैं हम। अब सर प्लीज। ये कहकर किशोर के क्लाइंट्स चले जाते हैं और किशोर का गुस्सा सपना पर टूट पड़ता है। जब मैंने बताया था कि मेरे ऑफिस के कुछ लोग आने वाले हैं तो क्या बला पड़ी थी तुम्हें? अरे मैं क्या करती, अचानक आज पापा की तबीयत बिगड़ गई थी। शाम को डॉक्टर के पास से अभी तो आए हैं और इसी हड़बड़ाहट में मैं भूल गई थी। अगर मैं कमाऊंगा ही नहीं तो इनका इलाज भी कहाँ से होगा? अरे बहुत बहु धर्म निभा लिया तुमने, कभी पत्नी धर्म भी तो निभा लो। एक ऑर्डर ही तो था, चला गया तो चला गया। आप दोबारा कुछ अच्छा कर लेंगे, आई नो। सपना किशोर को समझाने की खूब कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं सुनता। उन दोनों का झगड़ा सुनकर नींद से उठकर हेमंत बाहर आ जाते हैं। ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? माफी मांगो बहू से किशोर। अरे कान के नीचे लगाइए इसके एक, तब समझेगा। ये क्या मजाक है माँ? मैं बच्चा नहीं रहा, और अगर ये मजाक है तो मुझसे तो मत ही करो। पापा तो प्रोफेसर थे ना, इतनी मैनर्स नहीं थी कि कोई घर पर आए उसके पहले घर की हालत ठीक कर ली जाए। तुम लोगों के साथ रहकर तो सपना भी पागल हो जाएगी और मैं रोड पर आ जाऊंगा। घर आज तक ऐसे ही चला है, हम तो रोड पर नहीं आए। तू घर पर 4 पैसे क्या देने लगा, रोड पर आने की नौबत आ गई। मेरे पति की पेंशन से मैं हमारा खर्चा निकाल सकती हूँ। देख लिया रमा जी, मैं ना कहता था जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे, पर आपको तो अपने बेटे पर बड़ा फक्र था। आपकी ही नजर लगी है मेरी किस्मत को, मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है।
सभी के बहुत समझाने के बाद भी किशोर नहीं सुनता और वो घर की दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो जाता है। उसका व्यवहार दिन पर दिन बुरा होने लगता है। एक दिन जब वो घर आता है, बेटा, वो तूने महीने का खर्च नहीं दिया। अरे माँ क्या कहूँ, सैलरी पूरी ही नहीं पड़ती। जैसे तैसे घर चला रहा हूँ, मेरा खुद का खर्चा चल जाए वही बहुत है। किशोर के बर्ताव को देखते हुए सपना सोचती है, पता नहीं इनको क्या हुआ है। अब लगता है इनको घर परिवार की अहमियत समझानी ही पड़ेगी। किशोर के घर से जाने के बाद सपना ट्यूशन पढ़ाती और जो कुछ कमाई होती उसे अपने सास ससुर को दे देती, जिससे हेमंत का घर तो अच्छे से चलने लग जाता और यहाँ सपना जानबूझकर खर्चे बढ़ाने लगती। ये दिन पर दिन खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं सपना? तुम्हें तो कहते थे मैं बहन जी बनती जा रही हूँ। पहले तो मम्मी जी के दही बेसन से मेरा फेस पैक बना लिया करती थी, अब मुझे तो ये सब बनाना आता नहीं, तो पार्लर का खर्चा तो होगा ही ना। अच्छा, थोड़ा देख समझ कर खर्चा करो ना। वैसे आज शाम को बॉस घर पर आ रहा है, पता नहीं कह रहे थे मिलना है। बॉस को खुश करने पता नहीं क्या क्या कर्म करने पड़ते हैं। सपना नाश्ता बनाने किचन में जाती है और जोर से चीखती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर भागता हुआ किशोर किचन में आता है। मेरे पेट में दर्द उठाया है किशोर, कुछ करो। रिद्धि अलमारी में सारी पैंट्स देखती है, फिर अरे यार ये लड़कों के कपड़ों की मुझे क्या समझ, चलो गूगल कर लेती हूँ। देखिए ये क्रीम रंग वाली पैंट चल जाएगी। पति तैयार होता है और कहता है, वाह रिद्धि, सच्ची जम गया मामला। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बस मेरा लंच दे दो। रिद्धि यूट्यूब से पति को खाने में क्या क्या दी जिससे ऑफिस में बीवी की वाह हो, ये वाला वीडियो भी देख लेती है और खाना बना देती है। शाम को, माँ आज का टिफिन तो लाजवाब था, सब खाने की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह बेटा, 25 साल मैंने खाना दिया, उसकी कभी तारीफ नहीं हुई। कल की आई बीवी ने टेलीफोन से देखकर खाना दे दिया तो तारीफ के पुल बांध रहे हो। अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, तू अपना रोज का खाना देती थी, लेकिन आज तो केरला की कोई डिश थी। माँ गूगल का ये फायदा तो है कि आप कहीं की भी डिश सीख सकते हो। वाह बेटा, अगर ये बात रही तो क्या अनुभव कुछ नहीं होता? नहीं माँ जी, अब किसे जरूरत है बड़े बुजुर्गों की, कौन सुनता है उनकी, अब तो सब गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। सास को बहू की बात का दुख होता है। वो भी ठान लेती है कि बहू को ये सबक सिखाकर रहेगी कि गूगल भी अपनी जानकारी को अपडेट लोगों के अनुभव से ही करता है। तभी वहाँ पड़ोस की लड़की आती है। अरे भैया सुना, आपकी बीवी गूगल क्वीन है। बता क्या काम है तुझे? भैया मेरे कॉलेज में ना फंक्शन है, मुझे साउथ इंडियन साड़ी पहननी है। हाँ तो पहना देगी ना मेरी बीवी। आज साउथ इंडियन खाना। किशोर फौरन सपना को डॉक्टर के पास ले जाता है। जांच होते होते दोपहर हो जाती है। फिर डॉक्टर सपना को आराम करने की सलाह देते हैं। 5 तो यहीं बज गए किशोर, 7 बजे तक तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। अरे देखा जाएगा यार, तुम्हारा ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। दोनों घर पहुंचते हैं, जहां किशोर देखता है कि उसके बॉस पहले ही वहां पहुंच चुके थे और हेमंत और रमा के साथ खाने का मजा ले रहे थे। बॉस, वो तुम्हारी माताजी ने सब बताया मुझे कि तुम कितने अच्छे और संस्कारी हो, अपने माँ पापा का कितना ध्यान रखते हो, और ऐसी इमरजेंसी तो आती रहती है। मुझे अच्छा लगा कि यू चूज योर फैमिली ओवर एनीथिंग। आओ बहू, मुझे लगा ही कि अस्पताल से आने में वक्त लग जाएगा, सो मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। बॉस किशोर के फैमिली से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और खुशी से किशोर को प्रमोशन दे देते हैं। बॉस के जाने के बाद, देखा किशोर, आज भी माँ पापा के कारण ही तुम्हारा प्रमोशन हो पाया और तुम्हें इनके ही खर्चे बोझ लग रहे थे। आज मुझे समझ में आया सपना कि मैं कितना गलत था। माँ मुझे माफ कर दो। सपना रमा को आंख मारती है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। सपना अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं। आजकल के जमाने में अगर हर घर में सपना जैसी बहू आ जाए तो कोई भी घर ना टूटे। रिद्धि को हर बात पर गूगल करने की आदत थी, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान थे। अरे तेरा होने वाला दूल्हा कहाँ बैठा है, ये भी जरा गूगल से ही पूछ ले। बिल्कुल माँ, अभी पूछ लेती हूँ, तुम तैयारी रखो, वो आ ही रहा होगा। और तभी बेल बजती है। अरे इतनी जल्दी बुला लिया। बस माँ, वो मजाक था। फिलहाल देखो तो कौन है दरवाजे में। दरवाजा खुलते ही सामने एक सुंदर सा लड़का अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। जी बताए, कहाँ से आना हुआ? जी गूगल से। माहिरान है? सच्ची? इतनी जल्दी कैसे? जीवन साथी में आप लोगों ने बेटी की शादी के लिए रिश्ता डाला था ना। ओह हाँ, आइए आइए आइए। रिद्धि के पिता भी आ जाते हैं और सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। तो बेटा क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ जो गूगल में सिखाते हैं वो सब मैं बना लेती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, गूगल में तो हवाई जहाज उड़ाना भी सिखाते हैं, उड़ा लेती हो क्या? जी ट्राई तो नहीं किया, पर कोशिश कर सकती हूँ। ग्रेट, मुझे कॉन्फिडेंट लड़कियां बहुत पसंद है। माँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रिद्धि को लड़का पसंद कर लेता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, रिद्धि ये ब्राउन शर्ट के नीचे कौन सी पैंट जचेगी, देखना जरा।